जी, आज हम स्टार्ट करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ और इसका इंडक्टिव इफेक्ट के साथ क्या लिंक है वो हम देखते हैं। एग्जाम्पल्स की मदद से हमने इसको क्लियर करना है। देखें, आपने एक बात याद रखनी है एसिडिक स्ट्रेंथ से मुतालिक कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो वीक कॉन्जुगेट बेस बनाता है, लाइक HCl है। अब ये डिसोसिएट करता है तो 100% डिसोसिएट कर जाता है, और ये जो बेस प्रोड्यूस कर रहा है, ये क्लोराइड जो है, ये एक वीक होती है। अब मुझे एक बात बता दें आप लोग, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सी होती है? कोई बता सकता है आप में से? जी। सर जो कंप्लीट डिसोसिएट हो सके। या जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे, स्ट्रॉन्ग बेस वही होगी लेविस के मुताबिक। जो इजीली लोन पेयर को डोनेट कर दे वो क्या होती है? स्ट्रॉन्ग बेस होती है। जबकि वीक बेस क्या होती है? जो डोनेट ना कर पाए। अब ये HCl था, स्ट्रॉन्ग एसिड, इसके 100 मॉलिक्यूल पहले थे। कुछ वक्त के बाद, यहाँ पहले स्टार्ट में 0 0 था, कुछ वक्त के बाद यहाँ पे 0 बच जाता है, ये 100%, ये भी और ये भी 100% कंप्लीट हो जाता है। तो इससे क्या पता चला कि जो आपका एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है और 100% डिसोसिएट कर जाता है। मैंने आपसे पूछा कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूसेस वीक कॉन्जुगेट बेस, ये जो बेस है ये वीक है। वीक से मुराद क्या होगा? सर, वीक से मुराद ये होगा कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, इस हाइड्रोजन को लोन पेयर नहीं देगा। इसी वजह से जो रिएक्शन होगा वो बैकवर्ड नहीं जाएगा, ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड जाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाएगा। तो इससे हमें एक बात पता चल गई कि स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो डिसोसिएट कंप्लीटली कर जाए, और स्ट्रॉन्ग बेस वो होती है, अगर लेविस के मुताबिक देखें तो, जो लोन पेयर इजीली दे। जो लोन पेयर इजीली ना दे वो वीक बेस होगी। तो इस केस में आपको एक बात पता चल गई है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है वो वीक बेस पर रिड्यूस करेगा। तो आप ये बात मद्देनजर रखेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ताल्लुक है वो कॉन्जुगेट बेस के साथ है। अगर कॉन्जुगेट बेस जो होगी स्ट्रॉन्ग पर रिड्यूस होगी तो समझ लो वीक एसिड होगा। अगर कॉन्जुगेट बेस वीक है तो समझ लो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग दोबारा से पूछ सकते हैं, हम एग्जाम्पल करते तो आपको फर्दर समझ आ जाएगी। एक्सक्यूज मी सर। जी। सर यहाँ पर सीलमाइंस क्यों लोन पेयर नहीं दे सकता इस प्लस को? इस प्लस कौन? के पास कौन नहीं दे सकता? यहाँ पर क्लोराइड आयन। हाँ जी, बिल्कुल नहीं दे सकता, क्योंकि वो वीक बेस है। ओके सर। होते हैं क्लोरीन के पास 3 3 लोन पेयर होते हैं, पता है आपको, और एक नेगेटिव चार्ज भी है, तो देना चाहिए लेकिन वो नहीं देता। क्यों नहीं देता सर? क्योंकि वो एक वीक बेस बन जाती है। आपको एक बात कल भी बताई थी कि नेगेटिव चार्ज लार्ज साइज के एटम के ऊपर क्या होता है? स्टेबल होता है। अब इससे भी समझ आ जाएगी आपको बात। ठीक हो गया? अब एक बात को समझना है आपने यहाँ पे कि अगर आपके पास एक कंपाउंड है, लाइक कार्बन, ये एक चेन चल रही है पीछे, और इसके साथ कोई फ्लोरीन वाला आपने एटम लगा दिया है। अब फ्लोरीन क्या करेगा? कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। समझ आ रही बात की? तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन इसने ले लेने हैं। और अगर आपने ये लगा दिया कोई ग्रुप सोडियम वगैरह का, तो इसने क्या करना है? लोन पेयर को दे देना है इसको। ठीक हो गया? अब आपने ना ये दो बातें इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने इस डिस्क स्ट्रेंथ को समझना है। याद रखें, जो ग्रुप सिस्टम से इलेक्ट्रॉन ले लेता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करवाता है। क्या करवाता है? एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करवाता है। और जो दे देता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करवाता है। ऐसा क्यों होता है? सर, आपको पता है ना कि जो आपने HCl की डिसोसिएशन देखी थी, अगर उसमें क्लोरीन दोबारा से रिएक्शन कर जाता तो HCl प्रोड्यूस हो जाना था, जिसकी हमें जरूरत नहीं थी।
तो यहां पर अगर फ्लोरीन जैसा एटम लगा दिया जाए तो ये तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सिस्टम से ले लेगा और सिस्टम को स्टेबल कर देगा। तो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो जाएगी, यानी वीक बन जाएगी। वीक को ही स्टेबल बोलते हैं कि वो दोबारा से रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती। समझ आ रही बात की? अब आपको मैं समझाता हूं एग्जाम्पल की मदद से। लाइक ये एक सिस्टम है आपका, आप लोगों ने पहले इसमें बताना है कि सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है। जरा सोच के और समझ के बताना है, ऐसे नहीं, तुक्का नहीं लगा देना। जी, इसमें सबसे फर्स्ट की। ज्यादा किसकी है? हाँ जी, सर फर्स्ट की। फर्स्ट की। अच्छा, सर चल फर्स्ट की होगी, सेकंड में क्लोरीन और चले थर्ड में नाइट्रोजन। देख लेते हैं हम। अब आपको एक बात पता है कि फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन खींचेगा। पहले एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करने से पहले आपने क्या काम करना होता है कि इस हाइड्रोजन को रिमूव कर देना है। पीछे क्या बचेगा? कॉन्जुगेट बेस बन जाएगी। कॉन्जुगेट बेस बन गई है सर आपकी, हाइड्रोजन को आपने रिमूव कर दिया है, कॉन्जुगेट बेस आपकी बन गई है। ठीक हो गया। अब सर आपने चेक करना है कि कॉन्जुगेट बेस जो है वो किसकी ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबल कैसे होगी? मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लगा देंगे तो वो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज को कम कर देगा। क्योंकि अगर आप नेगेटिव चार्ज बढ़ाते हैं सिस्टम में तो वो तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएगा, तो फिर कॉन्जुगेट बेस स्टेबल तो ना हुई। तो फ्लोरीन जो होता है इलेक्ट्रॉन बड़े जोर से इससे खींच लेता है। एक तो ये क्लोरीन उससे कम खींचता है। नाइट्रो की बात करें अगर, सर नाइट्रो के पास अगर आप काम चेक करें तो इसके पास ऑक्सीजन ये भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है। नाइट्रोजन जो है वो दो दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप्स के साथ लगा हुआ है ऑक्सीजन के साथ। तो आपको नहीं लगता कि नाइट्रोजन के ऊपर जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव बहुत ज्यादा आएगा, जबकि फ्लोरीन सिंगल काम कर रहा है? जी, समझ आ रही बात की कि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आने से मुराद क्या थी? कल हमने बात पढ़ी थी, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने से मुराद क्या थी बेटा, बताएं। सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन। विड्रॉइंग ग्रुप बन जाएगा। तो इसमें सबसे ज्यादा किसकी स्ट्रेंथ होगी? इसमें एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, यहाँ पे दो दो हैं जो कि नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज बढ़ा रहे हैं, जबकि क्लोरीन में भी एक है। तो दो का कंपैरिजन एक के साथ हो सकता है? नहीं हो सकता। समझ आई? तो किसकी सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी? सेकंड। 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 समझ आ गई बेटा? अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं जो बहुत आसान है, और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इसको तो इजीली बता देंगे। देखिए, हमने कॉन्सेप्ट से चीजें क्लियर करनी है, रट्टा नहीं लगाना। और इस सेशन के बाद आपको इंशाल्लाह फील होगा कि आपने केमिस्ट्री सीखी है और आपने बहुत सी चीजें हैं जो इजीली कवर कर ली हैं विदाउट आपने कोई बुक रीड की है, या ऐसी चीजें आपको जो बुक्स में भी नहीं मिलेंगी। हाँ जी, इसमें किसकी ज्यादा होगी, ए की या बी की? आसान है ये तो, बताया करें। सर सेकंड। सेकंड। क्यों? सर क्योंकि यहाँ पे दो ग्रुप्स अटैच हैं, और तो दोनों जो है तो वो दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग डोनेट कर ग्रुप रहे हैं, हैं, और ये यहाँ तीन है, और बिल्कुल सही ऊपर बताया। तीन है तो बिल्कुल तीन सही, है तो ये। बिल्कुल सही बात है आपकी बेटा। तो समझ आ गई है इस बात की? यस सर। इसके बाद नेक्स्ट पे चले जाते हैं। एच सी ओ नेगेटिव, और ये भी आसान है। हाँ जी, इसमें किसकी होगी? जी, सर फर्स्ट वाली की। फर्स्ट वाले की। आपको तो ये इंतहाई आसान लग रहा है टॉपिक, स्टिक स्ट्रेंथ वाला। अब सर इस आपने समझाई ऐसे। चलें अब देख लेते हैं मजीद आपको समझ आई है मेरी या नहीं।
ये एग्जाम्पल से देखते हैं। इसमें किसकी ज्यादा होगी? सर डी की। डी को क्यों होगी? जी, क्योंकि ये कम सर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। I2 है। I2 है, DI2 है। कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बेटा हमारे लिए तो बेड़ा गर्क कर रहा है फिर वो स्टिक स्ट्रेंथ का। हमें तो चाहिए कि इसका जो चार्ज कम कर दे। चार्ज कम कौन करेगा? जो हाई सर ए, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। सर ए। पिछली गलती आप रिपीट कर A रही हैं। करेगा। यहाँ पे दो विथड्राइंग ग्रुप लगे हुए हैं, दो विथड्राइंग ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ पे बाकी तीनों में एक एक है, तो कैसे ए करेगा? इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप चेक किया करें कितने लगे हुए हैं। दो हैं आयोडीन, दो तरह से दो खींच रहे हैं। समझ आ रही बात की? जबकि फ्लोरीन अकेला तो उतनी स्ट्रेंथ नहीं रखता जितने दो आयोडीन मिलके खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन को। तो बेटा ये एग्जाम्पल में ये जो ऑप्शन डी है वो पहले आएगा, फिर फ्लोरीन की बारी आती। क्लियर हुआ पॉइंट? अब ना कुछ स्पेशल केस होते हैं जिनमें नेट इफेक्ट देखा जाता है, लाइक CH2X। अब यहाँ पे CH2 का आपको पता है क्या इफेक्ट होता है? प्लस आई होता है, जबकि हेलोजेंस का क्या होता है? माइनस आई होता है। तो इनमें सर आप कौन सा इफेक्ट लेंगे? तो इंडक्टिव इफेक्ट में ये एक दो स्पेशल केस हैं, तो इनमें सर आप माइनस आई इफेक्ट लेंगे, हेलोजेंस को प्रेफर करते हैं, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे CH2 एंड OH, इसमें सर ये जो है CH2 प्लस आई है, OH माइनस आई है। इसमें क्या लेंगे आप? इसमें आपने जो लेना है इफेक्ट वो प्लस आई लेना है। बस ये दो केस हैं बेटा, इनको आपने याद रखना है, बाकी आपके काम जो हैं वो सारे हो जाएंगे। एग्जाम्पल कर लेते हैं। FCH2C+O-। अब आपने बताना है इसमें से कौन सा ठीक है। जी बेटा जल्दी से बता दें, A B और C किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है? ए सर। सर बी। ए बेटा, B क्यों? बी तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। हाँ, ए लेगा ना, क्योंकि फ्लोरीन लगा हुआ है। ए, और उसके बाद किसकी आएगी बी और सी में से? C। सी आएगा। समझ आ गई है? तो ये बस बात थी, इसको आपने मद्देनजर रखना है। ठीक हो गया। अब एक केस आ जाता है ऐसा। अब इंडक्टिव इफेक्ट की लिमिटेशन आपको बता दूं कि इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ पे जाके फेल होता है और हमें क्यों आगे के जो केसेस हैं रेजोनेंस वगैरह वो क्यों चाहिए होते हैं सर, ये बात अभी आपको पता चलने जा रही है। तो देखें, अगर आपसे मैं बात करूं CH3 CH2 OH CH3NH2, सर इन दोनों में आप कंपैरिजन कर सकते हो एसिडिक स्ट्रेंथ का? नहीं कर सकते सर। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये OH है, ये NH2 है। दोनों जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो डिफरेंट है। तो जब पहले आपने जो काम देखा था उनमें फंक्शनल ग्रुप सेम थे। जब फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट हो तब इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है बेटा वैलिड नहीं होता, याद रख लें, फेल हो जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन थी। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारा जो सेकंड आज का टॉपिक है वो है रेजोनेंस। इसको इतने शानदार तरीके से हमने पढ़ना है कि आप कहेंगे सर रेजोनेंस तो कोई चीज ही नहीं है। रेजोनेंस से मुराद होती है डीलोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन का मतलब पता है आपको? यस सर। एक ही जगह पर रहना। और डी का मतलब होता है मूव करते रहना। किसका सर? पाई इलेक्ट्रॉन विद इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट रेजोनेंस कहलाती है सर।
ठीक हो गया। अब रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या है? कॉन्जुगेशन का होना चाहिए। एक होते हैं बाड लोकलाइज्ड और एक होते हैं डी लोकलाइज्ड। कोवलेंट बाड होते हैं ना, दो तरह के होते हैं। लाइक HCl है, ये कौन सा बाड होगा? लोकलाइज्ड होगा, डी लोकलाइज्ड होगा? जी Localized. लोकलाइज्ड होगा। अब यहाँ पे मैं आपको अगर ऐसे बना दूं दिखा के कि ये सिस्टम है, ये क्या होगा? Conjugation डी लोकलाइज्ड होगा। यहाँ पे आप देखें सिंगल डबल कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। ठीक हो गया। तो याद रखे रेजोनेंस के लिए कॉन्जुगेशन होना जरूरी है। अब बेटा कॉन्जुगेशन के लिए पता है स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं? स्टूडेंट समझते हैं कि सिंगल डबल बॉन्ड की अल्टरनेशन को कॉन्जुगेशन बोलते हैं। ऐसा नहीं होता। कॉन्जुगेशन की टाइप्स होती हैं जो आज मैं आपको बताता हूं, और इसकी 5 से 6 टाइप्स हैं कॉन्जुगेशन की। नंबर 1, कॉन्जुगेशन हो सकती है सर सिग्मा बॉन्ड दरमियान में होना जरूरी है, नोट कर लें। कॉन्जुगेशन पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज के दरमियान हो सकती है, पहला केस। नंबर 2, कॉन्जुगेशन सर पाई सिग्मा और नेगेटिव चार्ज के दरमियान हो सकती है। नंबर 3, कॉन्जुगेशन सर पाई सिग्मा लोन पेयर के दरमियान हो सकती है। नंबर 4, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल के दरमियान हो सकती है। नंबर 5 सर पाई सिग्मा और पाई। ये जो आप केस समझ रहे होते हैं इसी को कॉन्जुगेशन। ऐसा नहीं होता। ये तो 5 केसेस हैं और पांचों के पांचों आज हम देखते हैं। अब आपको कॉन्जुगेशन के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो बनाने की एक बहुत शानदार ट्रिक बताने जा रहा हूं, समझिएगा उस बात को। 1 2 3 ट्रिक है जी। अब ये पहले तीनों में काम करेगी, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव और पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। यानी इन तीनों में जो है ये ट्रिक काम करेगी। 1 2 3 ट्रिक है सर, क्या मतलब है? लाइक अगर आप चाहते हैं कि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करना और आपको पता नहीं बांड कैसे शिफ्ट करना है, किधर शिफ्ट करना है, तो ये ट्रिक आपके लिए कारआमद साबित हो सकती है। सर जहां पर चार्ज होगा या जहां पर नेगेटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा या रेडिकल होगा, उस पोजीशन को आपने 1 कह देना है, और उसके साथ वाली पोजीशन को 2 जहां पे डबल बॉन्ड होगा, और फिर इसको 3 कह देना है। बस ये काम करना है। अब आपने शिफ्टिंग समझनी है। नंबर 1 आपने ये काम कर लिया। नंबर 2 कि आपने फर्स्ट पोजीशन का जो चार्ज होगा, फर्स्ट पोजीशन को शिफ्ट कर देना है थर्ड पोजीशन के ऊपर, शिफ्ट। और तीसरा जो काम है 1 2 बांड जो होगा उसको 2 3 बांड में चेंज कर देना है। सर मुश्किल तो नहीं है? सर मुश्किल तो नहीं है? कैसे सर? समझिए इस बात को। आप लोग ही मुझे बताएं, कोई माइक ऑन करके बता दे जी, क्या करूं मैं? सर पॉजिटिव चार्ज सेकंड पे जाएगा। पॉजिटिव चार्ज बेटा थर्ड पे जाएगा, क्या हो गया है? फर्स्ट को शिफ्ट टू थर्ड, आप देखकर नहीं बता सकती? सर 1 2 के बीच में बॉन्ड बनेगा और 3 पे चार्ज आएगा। बिल्कुल सही बताया, परफेक्ट बताया। 3 ये था, चार्ज आ गया, 1 2 के दरमियान बांड, और ये वैसे का वैसा स्ट्रक्चर बन गया रेजोनेटिंग। जी समझ आई बात यस की? सर। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट कोई मुझे बताए, कौन बताना चाहेगा कैसे अब आगे कैसे स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग ड्रा करेंगे? जी बेटा जल्दी से बता सर दें। प्लस वाले के साथ जो है तो वो बॉन्ड आ जाएगा, 3 नहीं, 4 के पहले बीच में आप बॉन्ड ट्रिक बन को जाएगा। फॉलो करें। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है? नंबरिंग बताएं। पॉजिटिव जहाँ को पे चार्ज है सर। 1 और सर यहाँ को 2 और यहाँ को 3। ठीक हो गया। अब सर नेक्स्ट कोई स्ट्रक्चर बता दे जरा। चार्ज 3 पे ट्रांसफर हो जाएगा सर। चार्ज 1 3 2 के पे दरमियान 3 पे ट्रांसफर हो जाएगा, और यहाँ 1 पे 2 के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। 1 2 यस के सर। दरमियान डबल बॉन्ड बन गया, ये वैसे का वैसा। समझ आ गई बात की? जी बेटा मुश्किल है यस सर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करना। नो सर। अब ये काम फिर से आप करेंगे, कब तक करते जाना है?
जब तक ये रिपीट ना हो जाए। और स्ट्रक्चर काउंट कर लेने, अगर आपकी इस पे प्रैक्टिस हो जाए ना, मैं इतनी शानदार आपको ट्रिक बता दी, 10 सेकंड में आप स्ट्रक्चर ड्रा करके फारिग हो जाएंगे पेपर में, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है जी? इसके बाद यस एक और सर। एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक आपके पास ये सिस्टम है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं। इसको कैसे करना है सर? इसको कैसे करेंगे सर? अब तो मुश्किल आ गई है, कैसे करेंगे इसको जी, बताएं। सर पॉजिटिव को दोस्त के वन, साथ वाला टू, ठीक हो गया, तो इसको टू, बॉन्ड बन जाएगा। और इसको थ्री दे और देंगे ऐसे। यस सर। नंबरिंग से सर स्टार्ट किया करें आ ताकि ये जाएगा आपकी 3 पे हिफज चार्ज। हो। अब क्या करना है? सर 3 पे चार्ज चला जाएगा और 2 1 के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। 3 पे चार्ज पहुंच गया है, 1 2 के दरमियान बाण आ गया है, बाकी किसी चीज को आपने हिलाया ही नहीं है, तो मुश्किल है कोई इसमें? ठीक हो गया जी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ड्रा कर सकते हैं अब इस ट्रिक की मदद से, बैठ के बनाएं सुकून से, चाय को साथ रखें, गर्मी में चाय पी लेनी चाहिए, खैर है। इसके बाद हम जो दो केस हमने छोड़े हैं, पाई सिग्मा लोन पेयर, फिर पाई सिग्मा पाई बांड, ये जो केसेस हैं सर, इनमें बहुत आसान काम है, वही काम करना है, 1 2 3 ट्रिक, वही 1 2 3 ट्रिक। लाइक ये चूंकि लोन पेयर वाला स्ट्रक्चर है, तो जिसके पास लोन पेयर होगा उसको 1 नंबर देना है, बाकी 1 2 वाला शिफ्टिंग, और वही काम करना है, इसको शिफ्ट करें इधर, इसको शिफ्ट करें इधर, मुश्किल नहीं है। इसमें आगे चल के इसका कॉन्सेप्ट भी आपको मिल जाएगा, अभी तो आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ कि बाज औकात पता क्या होता है, स्टूडेंट भूल जाते हैं सर कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कौन सा विदड्राइंग है, तो क्या करें? तो सर उनके लिए है, जो मेरे जैसे निकम्मे स्टूडेंट है उनके लिए ये ट्रिक है। इसको 1, इसको 2, इसको 3, मुश्किल है? इसको इधर शिफ्ट करो, इसको इधर शिफ्ट करो, आगे काम चलता जाएगा आपका। नेगेटिव चार्ज अगर है तो ये इधर शिफ्ट आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज बन के ना इधर, ये वाला बांड इधर आएगा, वही काम करना है आपने, ये ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक हो गया जी। इस पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम चलेंगे अपने मेन टॉपिक की तरफ। ये हो गया बेटा, आगे आप स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। अब कायनात का एक यूनिवर्सल रूल है कि जो चीजें होती हैं वो हाई से लो की तरफ जाती हैं, चाहे वो हाई इनकम है, चाहे वैसे पाकिस्तान में उल्ट है कि सरमायादार जो है वो ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। लेकिन जनरल जो रूल है कि हाई से लो की तरफ जाता है, पानी भी हाई से लो की तरफ, और एनर्जी भी हाई से लो की तरफ। तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से, डेंसिटी तो समझते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन की कितनी कसरत है, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ फ्लो होगा चीजों का। याद रखना है, डीलोकलाइजेशन कहाँ से कहाँ होती है? हाई से लो की तरफ होती है सर, डीलोकलाइजेशन जो होती है हाई से लो की तरफ होती है, इस बात को आपने मद्देनजर रखना है। अब जितने भी आप स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें यही रूल आपने फॉलो करना है कि डीलोकलाइजेशन जो होगी वो हाई से लो की तरफ होगी। अब आपने स्टेबिलिटी की तरफ जंप करना है, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसका मैं आपको एक रूल बताऊंगा और एक ट्रिक के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे, और आप कहेंगे सर क्या शानदार ट्रिक है। विद इन सेकेंड्स आप स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बता रहे होंगे, कुछ नहीं करना। पियन, पियन समझते, चपड़ासी को कहते हैं, पता नहीं उसके स्पेलिंग क्या है, बट इसको याद रख लें, उसके स्पेलिंग को भूल जाएं। वो गलत हो भी गए तो चल जाएंगे, ये गलत हो गया तो नहीं चलेगा सर। पियन, पियन याद रहेगा, जब भी स्टेबिलिटी का नाम आएगा आपने पहले सोचना है पियन, चपड़ासी को बुला लाएं, वही ये काम कर सकता है, हमसे नहीं होगा। क्या क्या मतलब है सर? सर स्टेबिलिटी चेक करने के रूल्स होते हैं, तो पहला है पाई, सर नंबर ऑफ पाई बांड्स चेक करेंगे पहले में, नंबर ऑफ पाई बांड्स कितने हैं उसमें। सर दूसरा रूल कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है,
उसका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है। तीसरा रूल सर, वो न्यूट्रल एटम है या चार्ज्ड है। तो सर ये तीन रूल जिस पे अप्लाई हो गए वो ज्यादा स्टेबल होगा, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, जिसमें ज्यादा पाई बांड हो और जो न्यूट्रल हो। अगर ये तीनों रूल उस पे अप्लाई हो गए तो वो मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू एनी अदर स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल आपसे शेयर करता हूं, आप लोगों ने मुझे बताना है। NH2, BH2, NH2 पॉजिटिव, BH2 नेगेटिव। जी सर, कौन ज्यादा स्टेबल है, ए और बी? ए। ए क्यों होगा? पहले रूल यही है कि पहले आपने पाई बांड चेक करने हैं, नंबर 2 आपने ऑक्टेट चेक करना है, तरतीब यही रखनी है, नंबर 3 आपने न्यूट्रल एटम चेक करना है। अब बता दें। सर बी है। बी होगा डेफिनेटली, क्योंकि इसमें पाई बांड नहीं है, इसमें एक है, तो ये स्टेबल होगा। ठीक हो गया। और इसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अभी तो ये स्टेबिलिटी का हमने सिर्फ नाम ही स्टार्ट किया है, जो असल काम है वो अभी रहता है। मीजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो अभी तो बहुत डेप्थ में जाएंगे हम इंशाल्लाह। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जल्दी जल्दी से बता दें आप, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ए बी और सी? जी ए बी सर और बी। सी? बी। अच्छा पहले ए को देख लें। ए में पाई बांड कितने हैं? एक। बी में पाई बांड कितने हैं? जी एक। सी एक। में पाई बांड कितने? जीरो। अब दूसरा काम चेक कर लें, क्योंकि अब इसका कंपैरिजन गया सी का। अब ऑक्टेट चेक कर लें इनमें। ऑक्टेट पहले में सबका कंप्लीट है या नहीं है? जी ऑक्टेट पहले में कंप्लीट है या नहीं है? यस सर। है। और दूसरे में? सर नहीं है। नहीं है। दूसरे में क्यों नहीं है भाई? यस है ना सर। ऑक्टेट, सर है। सबका कंप्लीट है, दूसरे में भी ऑक्टेट। बना के इलेक्ट्रॉन देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी। अब पहले अभी भी स्टेबल हैं दोनों। अब तीसरा न्यूट्रल, पहले में सारे एटम न्यूट्रल हैं, कोई नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज? जी न्यूट्रल हैं। दूसरे में आ जाएं अब। सर आपको नहीं लगता कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का आना एक क्यामत से क्यामत है एक, कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कितना अनस्टेबल हो जाएगा, उसे तो इलेक्ट्रॉन की भूख खा जाएगी। समझ आ रही बात की या नहीं आ रही? तो अब कौन स्टेबल है, ए या बी? ए। ए। तो बस ए। ये फार्मूला है, इसको आप मद्देनजर रखें। आपको जरूरत ही नहीं है किसी और चक्रों में पढ़ने की। जो जो ट्रिक्स आपको बता रहा हूं ना, ये एक साइड पे लिखते जाएं बस। ठीक हो गया। अब और एग्जांपल देख लेते हैं। जी जी सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आप टाइप करें जरा, आप टाइप करें, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अच्छा जी, इसके बाद हम और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। एक तो बेटा जब मीटिंग ज्वाइन किया करें ना, तो काइंडली अपना माइक और वीडियो ऑफ रखा करें, तो डिस्टरबेंस पैदा होती है मीटिंग में। अब और एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये है आपके पास एक कंपाउंड, ये अब कौन आ गया? ये है। इसमें तो आप मुझे लगता है इजीली बता देंगे, मुश्किल नहीं होनी। ये माइक तो बंद करें अपने। जी बेटा, इसमें कौन ज्यादा स्टेबल है?
हाँ जी बिल्कुल, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल, बट पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज हाईली अनस्टेबल, तो उसका अपोजिट हो जाएगा। जावेद साहब माइक ऑफ कर लिया करें। हाँ जी, ए और बी सर और सी। सी, सी होगा। चलें देख लेते हैं। पहले काम क्या करना है, पाई बांड इसमें कितने हैं सर? पाई बांड कितने हैं पहले में? एक है सर। ये अंदर वाले सिस्टम नहीं काउंट कर रहे आप। चलो इसमें और इसमें अंदर और बाहर सेम है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम पता क्या आ रही है? यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है कि जो आपका ये नाइट्रोजन है, क्या ये 5 बांड बना सकता है? बता दें जरा। नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बांड बना सकता है, तो ये स्ट्रक्चर हाईली अनस्टेबल होगा या नहीं होगा? तो ज्यादा ए स्टेबल होगा। ठीक हो गया, समझ आई? थोड़ा सा अकल को भी लड़ाना है, ये नहीं कि जो सर ने कह दिया वही हरफे आखिर है। थोड़ा सा देख भी लेना है कि स्ट्रक्चर में कहीं गड़बड़ तो नहीं आ रही, नाइट्रोजन का कहीं ऑक्टेट ज्यादा तो नहीं हो गया। समझ आ रही बात की? ऑक्टेट को भी मद्देनजर रखना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। ठीक है जी। इसके बाद हम मूव करते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट की तरफ। तो आप लोग ऐसे करें, दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करें, इसका टाइम एंड होने वाला है। तो हम मीजोमेरिक इफेक्ट देखते हैं, बहुत ही अच्छा इफेक्ट है एक, उसको स्टडी करते हैं। दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करें।